हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर। फ्रिक्शन आपकी क्लास 8 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन सभी चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है, क्या रीज़न होता है फ्रिक्शन के बनने का, मतलब फ्रिक्शन होता ही क्यों है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फ्रिक्शन कौन कौन से टाइप का होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट्स, इंटरलॉकिंग, इरेगुलरिटीज़, छोटी छोटी टर्म्स हैं। छोटा सा चैप्टर है। चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मतलब कि आप इस वीडियो को बैठकर आराम से तसल्ली के साथ देखें। अगर कल आपका एग्जाम है और एग्जाम में चैप्टर आ रहा है तो आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात ये माइंड में रखना है कि फ्रिक्शन एक फोर्स ही होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है। और डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन कई बार टीचर ये पूछ लेता है, मतलब अच्छा अगर आपका टीचर है, कि फ्रिक्शन फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, फ्रिक्शन का एसआई यूनिट क्या है। आपको ये बात याद रखनी है कि फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है, इसका एसआई यूनिट भी न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। ठीक है, याद रखना ये बात कि फ्रिक्शन कुछ अलग नहीं है, बस एक अलग तरह का फोर्स है, बाकी है ही फोर्स। ठीक है, थोड़ा अलग तरह का है बट है फोर्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, बहुत ही आसान है, यहीं पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर आपने 10 मिनट इस वीडियो को अच्छी तरह देख लिया ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपका मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शन एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने रखा यहाँ पे और इसको मोशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? देखो, ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि फ्रिक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कांटेक्ट फोर्स है, बिकॉज यहाँ पर टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, ये आपको याद रखना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, कांटेक्ट में होंगे दो सरफेसेस। फ्रिक्शन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है जो अपोज करता है। अपोज यानी कि विरोध। कई कई जगह ना, कई कई बुक्स में आपको अपोज की जगह रेसिस्ट वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रेसिस्ट, RESIST, रेसिस्ट। रेसिस्ट या फिर अपोज, इसका मतलब कि विरोध करना। विरोध मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन को अपोज करे, इसके अलावा वो फोर्स जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को भी अपोज करे, वही फ्रिक्शन है। ध्यान से देखिए, क्या होता है कि फ्रिक्शन तभी होता है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा इस नोटबुक का। हमारे पास ये नोटबुक है, ये हमारे पास मार्कर है। अब मैंने इस मार्कर को इसके ऊपर रख दिया। अरे रुक जा। ठीक है, अब मैं इसको मोशन करा रहा हूँ आगे। ये दोनों सरफेसेस आपस में कैसे हैं? कांटेक्ट में है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इसको मोशन करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन के अपोजिट लगेगा। मैं मोशन करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर आई बात समझे। वहीं पर अगर बात करते हैं फोर्स की, मान लीजिए मेरे पास ये नोटबुक है। अब मैं देखो इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ना इस फोर्स के अपोजिट रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ज़्यादातर अपोजिट ही एक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब तो आपको ये लर्न हो गया होगा। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी एंड ऑल्सो अपोज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये वह कॉन्टैक्ट फोर्स है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट लगता है या फिर अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करता है, वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होता ही क्यों है, क्या ऐसा रीज़न है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें देखने को मिल रहा है।
आपको ये बात याद रखनी है, मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए। ये आपको बात पता है, होनी चाहिए कि भैया दो सरफेसेस तो कांटेक्ट में होनी है। ठीक है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गई। अब देखो दो सरफेसेस के बीच में क्या होता है, मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, इनके बीच कुछ इरेगुलरिटीज़ होती है। क्या होती है? इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ यानी कि कुछ ऊपर नीचे, तना ऊपर नीचे होता है। अभी मैं समझाऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये हाथ भी बिल्कुल प्लेन नहीं है। दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए तो इनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाती है। इंटरलॉकिंग मतलब कि आपस में ऐसे लॉक लग जाता है। अब देखो मान लो इन दोनों हाथ के बीच में लॉक लगा हुआ है, ये सरफेसेस हैं, अभी आगे मूव नहीं कर पाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो गई है। अभी समझ नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं क्लियर करता हूँ। देखो क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम मार्कर अपना ब्लैक वाला लेंगे। देखो दो सरफेसेस हमें चाहिए होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। देखो मान लो यहाँ पर ये हमारा सरफेस नंबर 1 मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये सरफेस नंबर 1 बनाने वाले हैं हम। ओके 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 ओके, ठीक है, सरफेस 1 हमारा बन चुका है। अब देखो यहाँ पर हम बनाएंगे सरफेस 2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, देखो ये वाला है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब जूम करके देखा जाता है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये होती है इरेगुलरिटीज़। इन इरेगुलरिटीज़ के बीच में कुछ ऐसा होता है जैसे लॉक लग जाता है, ठीक है, ये आपस में ऐसे लॉक लग जाता है। देखो समझ रहे होगे, आपस में ऐसे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लॉक लगने वाली पोजीशन ही है, ठीक है, ऐसे लॉक लग जाएगा। तो दोनों सरफेसेस में लॉक लग चुका है। अब ये दोनों सरफेसेस इंटरलॉक हो चुकी हैं, तो अगर इनमें हम मोशन कराएंगे तो मोशन होगा नहीं, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और मान लो यहाँ पर ये दोनों सरफेस इंटरलॉक हो चुके हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलता है। चलिए इस बात को और अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं इन लाइंस के थ्रू जो मैंने लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना, ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। देखो, इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज़। ये हमारे इरेगुलरिटीज़ होती हैं सरफेसेस के बीच में, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे ना क्या होता है, एक तो होता है रेगुलर सरफेस जिसके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं है। अब यहाँ पर खुरदरापन तो होगा ना, देखो यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, उनके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। अब वहाँ पर क्या इंटरलॉकिंग की पोजीशन बन सकती है, इंटरलॉकिंग की कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, दो सरफेसेस के बीच में तो होंगी, ठीक है। दीज इरेगुलरिटीज़ आर द रीज़न फॉर इंटरलॉकिंग। देखो जब इरेगुलरिटीज़ कुछ इस तरह से होंगी तो वहाँ पर इंटरलॉकिंग की कंडीशन भी बन सकती है, इंटरलॉकिंग की चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि इंटरलॉकिंग हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है इरेगुलरिटीज़ का। तो इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से क्या होती है? इंटरलॉकिंग। याद रखना है कि कॉज द इंटरलॉकिंग आर द रीज़न फॉर इंटरलॉकिंग। मोर इंटरलॉकिंग, जितनी ज़्यादा ये इंटरलॉकिंग होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए दो सरफेसेस थे, इनके बीच में हो गई इंटरलॉकिंग, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो यहाँ पर हमें इन्हें हटाने के लिए फोर्स भी तो उतना ज़्यादा चाहिए होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है, दो सरफेसेस हैं, यहाँ पर इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा ही फोर्स चाहिए होगी। सो जितना ज़्यादा फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए, तो हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग है उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। देखो इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब इंटरलॉकिंग यानी कि जोड़, इन दोनों के बीच में जोड़ ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, जितना ज़्यादा आप इस हाथ को ऐसे कस के पकड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है, जितनी पावरफुल ये इंटरलॉकिंग होगी डियर स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो रहा है उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखिए एक नया पॉइंट आता है कि जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जितनी कम इंटरलॉकिंग उतना कम फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो पूरा हमें ऐसे ही समझा दिया, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से समझो। अब फील करने की बात आती है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। देखो जब कभी आप चलते हो, जब कभी हम बाइक चलाते हैं या फिर आप तो साइकिल चलाते होगे, कार चलाते हैं, ब्रेक लगता है, ठीक है, तो गाड़ी रुक जाती है। या फिर आप ब्रेक ना भी लगाओ तो कुछ देर बाद गाड़ी या आपकी बाइक रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर वो बाइक चल रही है वो सरफेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुकना पसंद करेगा और एक पोजीशन पर आकर दोनों सरफेसेस क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स? इंटरलॉक हो जाएंगे, ठीक है।
इंटरलॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फ्रिक्शन। अब एक बात ध्यान से समझो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये होती क्यों है, इरेगुलरिटीज़ की वजह से, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ में क्या होता है, इंटरलॉकिंग। बस ये याद रख लो, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सरफेसेस के बीच में हमेशा याद रखना, सरफेसेस जो होते हैं उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। बस ये याद रख लो, आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इंटरलॉकिंग हम कम करना चाहें, अगर हम कम इंटरलॉकिंग करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इन इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म करना होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके लिए एक सब्सटेंस होता है जिसे बोला जाता है ल्यूब्रिकेंट। क्या बोला जाता है, ल्यूब्रिकेंट, LUBRICANT, ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो इन इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए अगर ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, मैं इसकी इरेगुलरिटीज़ ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और मैं इसके ऊपर चलने का प्रयास करूं, चलने की कोशिश करूं, तो मैं गिर जाऊंगा। आपने नोटिस करा होगा कई बार, जैसे पानी फैल जाता है फर्श के ऊपर, तो पानी फैल जाता है, हम कई बार चलते हैं जूते पहन कर या फिर चप्पल पहन के, जिस चप्पल की ग्रिप अच्छी नहीं होती, मान लीजिए घिसी हुई चप्पल पहनकर आप चल रहे हैं उस फर्श के ऊपर, तो गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो चप्पल घिसी हुई है ना उसमें भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है, सरफेस के ऊपर ऑलरेडी पानी है, तो इरेगुलरिटीज़ खत्म हो गई। तो इरेगुलरिटीज़ खत्म हो गई तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का कोई चांस नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि इन इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म करने की वजह से इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाती है। इंटरलॉकिंग ख़त्म होने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आता है कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से तरह की होती है। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली 4 तरह की होती है। 3 तो होती हैं ज़मीन के ऊपर यानी कि नॉर्मल, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, 4 फ्रिक्शन होते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, 2 सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं और वहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं। उसके अलावा एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है, उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं, गैसेस वगैरह होते हैं, इनके अंदर एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है जिसे बोला जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और फ्रिक्शन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। बेसिकली 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन एंड देन फ्लूइड फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात बताऊंगा इस वीडियो को, इसलिए ध्यान से देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के दिखा दीजिए कि फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं। दीज आर द स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने लिख दिया होगा कि फ्रिक्शन के 4 टाइप कौन कौन से हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले ये बात ध्यान रखना, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। आपको ना फिजिक्स में 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। याद रखना, एक होता है डायनामिक, DYNAMIC। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। डायनामिक का मतलब होता है मूव करता हुआ, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जिसमें 2 सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे और वहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बट देयर विल बी अ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दैम। यानी कि फ्रिक्शन को होने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको तुम फोर्स दिए जा रहे हो या फिर वो मोशन कर रहा है तो ही फ्रिक्शन है। रेस्ट में भी फ्रिक्शन को देखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपसे कई बार पूछ लेता है कि भैया ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स कब होगा कब नहीं होगा। फ्रिक्शन के लिए जरूरी है 2 सरफेसेस का आपस में कांटेक्ट में आना, यानी कि 2 सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो मैच होनी चाहिए, वहाँ पर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स, जो एक्ट करती है व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। ये आपको याद रखना है, जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता बिटवीन द सरफेसेस, उन दोनों सरफेसेस के बीच में। यहाँ पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच के जो सरफेसेस हैं वहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 बॉक्स है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पर इनके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, इंटरलॉकिंग हो चुकी है। अब हम कहेंगे कि इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों, आपको बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के कई एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल दो, तो आप कह सकते हो कि पेपर रखा हुआ है किसी टेबल के ऊपर किसी चीज़ को रख दो, मोशन नहीं हो रहा, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बच्चे, एक सरफेस तो रेस्ट पे होगा, दूसरा उसके ऊपर स्लाइड करेगा यानी कि समझ रहे हो स्लाइड कैसे होता है। देखो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सरफेस तो रेस्ट पे है, ये हमारी जो नोटबुक है रेस्ट पे है। अब यहाँ पर देखो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड कर रहा है, देखो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको याद रखना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसे बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए डियर स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए फिर से हम यही ले लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी नोटबुक है। यहाँ पर मैंने इसका मार्कर का ढक्कन हटाया और यहाँ पर देखो ये रोल करता हुआ आ रहा है ना, रोल, ठीक है। इसे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग में ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है। ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे सही भैया स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का हमें डिफरेंस बताओ। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है, कुछ टायर्स का डिफरेंस होता है। टायर यानी कि देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर मान लो ये हमारा एक हमने स्लोप बनाया है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ओहो बन जाओ भैया बन जाओ। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट्स मान लो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, तो देखो इन दोनों के सरफेसेस कंप्लीट आपस में टच हो रखे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सरफेसेस आपस में कंप्लीट ज़्यादातर क्या होते हैं, टच में होते हैं, आपस में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में। वहीं पर रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, डायग्राम सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, देखो मान लो यहाँ पर हम एक और स्लोप बना रहे हैं, ये हमने बनाई स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, यहाँ पर लगे हुए हैं टायर्स, ठीक है। तो ये ना क्या है कि रोल करते हुए आएगा, ठीक है। तो इसको क्या है कि इधर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा रोलिंग फ्रिक्शन के केस में वो बहुत ही मिनिमम होगा। याद रखना कि सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। सबसे कम वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, रोलिंग फ्रिक्शन की ताकत कम है। उसके बाद उससे ज़्यादा ताकत किसकी होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। और सबसे ज़्यादा ताकतवर फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर में कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन से केस में देखा जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज़्यादा देखा जाएगा डियर स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। और एक बात याद रखना कि जो हम टायर्स का यूज़ करते हैं, टायर्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग ना हो। इंटरलॉकिंग वहाँ पर नहीं होगी तो वहाँ पर बहुत ही कम मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा। मिनिमम फ्रिक्शन लगने की वजह से एनर्जी का लॉस कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रोलिंग फ्रिक्शन समझ आ गया, दैट अकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ये खास तरह का फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स स्पेशली देखा जाता है फ्लूइड्स में। अब आप कहोगे कि सर फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, साइंस की भाषा में जो गैसेस और वाटर होता है या फिर लिक्विड्स होते हैं, गैसेस यहाँ पर मैंने वाटर लिखा हुआ, वाटर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लिक्विड्स। गैसेस एंड लिक्विड्स, जितने भी गैसेस एंड लिक्विड्स होते हैं उनको फ्लूइड्स कंसीडर कर लिया जाता है। अब हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो ये भी एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है, साइंस की भाषा में। तो एक तरीके का फ्लूइड है। तो यहाँ पर बर्ड्स वगैरह होंगे, वो उड़ रहे होंगे, तो उन्हें एक स्पेशल फोर्स का सामना करना पड़ता है, एक स्पेशल तरह की फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करना पड़ता है, उसे बोलते हैं ड्रैग। यहाँ पर ये बात याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपको कि इट इज़ सीन इन गैसेज एंड लिक्विड्स। लिक्विड्स और गैसेज में देखी जाने वाली जो फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, वो कौन सी होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन की खासियत क्या होती है कि इसको हम ड्रैग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना ड्रैग। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे हम ड्रैग कह सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ये बस उसका नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, इसको रिड्यूस करने के लिए ड्रैग को या फिर फ्रिक्शनल फोर्स को जो फ्लूइड में लग रही है, इसे कम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करा जाता है, वी शेप को प्रीफर किया जाता है, वी शेप को। अब वी शेप आपने देखा होगा कि जो परिंदे होते हैं उनकी जो चोंच होती है, थोड़ी सी चोंच बोल रहा हूँ, उनका जो फेस होता है थोड़ा सा
आप बोल सकते हैं कॉनिकल शेप में होता है, वी शेप में होता है। उसके अलावा जो फिशेज़ होते हैं पानी के अंदर, उनका भी जो बॉडी शेप होती है आगे से वी शेप होती है, ताकि वो तुरंत से पानी को चीरते हुए निकल जाए, कम से कम ड्रैग उन्हें फेस करना पड़े। सो आई होप आपको समझ आया होगा भैया क्या क्या होता है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको पढ़ाया 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ताकतवर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद उससे कम ताकतवर होगा स्लाइडिंग, सबसे कम ताकतवर फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन को कंपेयर मत करना इससे, कि फ्लूइड फ्रिक्शन अलग चीज़ है। अब बच्चे कहेंगे भैया हमें ये बताओ कि ये तो सही है कि हमें पता है कि सबसे ताकतवर स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, उससे कम ताकतवर, और सबसे कम ताकतवर रोलिंग फ्रिक्शन, इसका बताओ कि फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पर स्टैंड करेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन को अलग से पढ़ा जाता है, इनके साथ मिक्स मत करना, मतलब कि पावर के मामले में, समझ रहे हो। तो सबसे कमज़ोर फ्रिक्शन कौन सा होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर सबसे कमज़ोर फ्रिक्शन कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट करो सबसे कमज़ोर फ्रिक्शन कौन सा है। मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अच्छी तरह इस चैप्टर को समझ लिया है कि भैया फ्रिक्शन होता क्यों है। इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। इंटरलॉकिंग क्यों होती है? इरेगुलरिटीज़ की वजह से होती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, एक ऐसी कॉन्टैक्ट फोर्स जो मोशन का और अप्लाइड फोर्स का दोनों का अपोज करती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अगेंस्ट जो है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, या फिर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। 4 तरह की होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने आपको बता दिया है। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें सबसे पहले करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला जो पार्ट है ए, इसको देखिए, फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करता है डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा मोशन। क्या बनेगा? मोशन, MOTION। लेकिन किसी किसी बुक में आपने देखा होगा रिलेटिव मोशन लिखा होता है इसका आंसर, रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव मोशन, MOTION। देखो दोनों ही सही हैं। अगर आपसे ज़्यादा पूछता है कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, मतलब आपको लिखना है कि भैया हमें एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट लिख के आना है, तो आप लिख के आओगे रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल सही है। मोशन भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है आपस में जो मोशन होता है, आपसी मोशन, ठीक है। सो रिलेटिव मोशन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट बी बोल रहा हूँ, पार्ट बी देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन डैश ऑफ द सर्फेसिस। फ्रिक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन डिपेंड करता है, आपको पता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती है, इंटरलॉकिंग होती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, रफनेस ऑफ सरफेस, बहुत सारी चीज़ें ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ब्लैंक तो हमें एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? देखो, इस एक ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा वर्ड होगा नेचर, ठीक है, नेचर। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसिस। नेचर के, सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो सरफेसिस कैसे हैं, वो सरफेसिस रफ हैं, कैसे हैं, स्मूथ हैं, इंटरलॉक है, तो यहाँ पर नेचर वर्ड सब चीज़ को डिफाइन कर देगा। उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। किसके नेचर के ऊपर? सरफेसिस के नेचर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। नाउ मूविंग टू द पार्ट सी। पार्ट सी देखिए डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। फ्रिक्शन किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? हीट को। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हीट कहाँ से आ गया? देखो, ऐसा होता है कि जब आप बाइक चला रहे होते, कार चला रहे होते हो, या फिर आप सिंपल एग्जांपल लो, एक रबर का, रबर होता है ना जो इरेज़र, उसको जब आप एक पेपर के ऊपर रब करते हो बहुत तेज़ी के साथ, तो आप देखते हो कि वो पेपर भी और वो रबर भी, उन दोनों का सरफेस जो है वो हीट हो जाता है, हीट किसकी वजह से होता है डियर स्टूडेंट्स? वो हीट होता है फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ओके, ये आपको याद रखना है। और कई केसेस में फ्रिक्शन लाइट भी प्रोड्यूस कर देता है, लाइट भी, बट ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की होती है इसमें, इसलिए आपका आंसर सिर्फ यहाँ पर हीट ही रखना सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। स्प्रिंकलिंग क्या करता है कैरम बोर्ड के ऊपर? देखो, कैरम बोर्ड का सरफेस कैसा होता है? रफ, ठीक है। और ये याद रखना कि जिस चीज़ का सरफेस रफ होता है उधर फ्रिक्शन क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। और आपको ये बात पता है जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम मोशन होगा। और हम कैरम बोर्ड पर क्या करवाना चाहते हैं? हम मोशन करवाना चाहते हैं अपने, उसका जो गोल सा होता है ना, क्या क्या नाम होता है उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसको बहुत तेज़ी के साथ हम यूज़ करना चाहते हैं, स्मूथली। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी कम स्मूथनेस होगी।
तो हमें फ्रिक्शन कम करना होगा। अगर हम फ्रिक्शन को कम कर देते हैं ना तो वहाँ पर स्मूथनेस बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कैरम बोर्ड के ऊपर, डियर स्टूडेंट्स, कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर को स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, पाउडर को छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा स्प्रिंकलिंग ऑफ द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन रिड्यूसेस, यहाँ पर आएगा वर्ड रिड्यूसेस, कम करता है, ठीक है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ई देखिए, ई वाला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन, क्या आएगा, इज लेस होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पावरफुल फ्रिक्शन कौन सा होता है, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उससे कमज़ोर कौन सा होता है यहाँ पर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कमज़ोर कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हम इसको करेंगे, समझाएंगे आपको, टेंशन ना लें। वैसे मैंने आपको क्लियर करा दिया है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। भैया जो रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से फोर्सेज होती हैं, इनको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये फ्रिक्शन की हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, फ्रिक्शन का नाम दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और यहाँ हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि सबसे बड़ा वाला जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो सबसे पहले आएगा। तो सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे आगे है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग, यानी कि सबसे बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपको सही याद रखना है, कौन कौन सा क्या ऑर्डर होता है। सबसे बड़ा स्टैटिक, उससे छोटा स्लाइडिंग, सबसे छोटा वैल्यू रोलिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है, ग्रेट। नाउ ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी देखिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या बोलता है, अलीदा रन्स हर टॉय कार ओवर ड्राई मार्बल फ्लोर। अलीदा अपने कार टॉय को ड्राई मार्बल फ्लोर पर चलाती है, गीले मार्बल फ्लोर पर चलाती है, न्यूज़पेपर के ऊपर चलाती है और टॉवल के ऊपर चलाती है, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। मतलब फ्लोर के ऊपर इसने क्या करा है, अलीदा ने मार्बल के ऊपर चला रही है, उसी मार्बल के ऊपर पानी डाल दिया तो वो वेट मार्बल हो गया, उसके ऊपर इसने न्यूज़पेपर डाल दिया, वो न्यूज़पेपर वाला हो गया, उसके ऊपर फिर टॉय चला रही है, फिर वहीं पर टॉवल बिछा दिया, फिर अपना टॉय चला रही है। तो अब बताना है कि फ्रिक्शन सबसे कैसा होगा, मतलब फ्रिक्शन किस ऑर्डर में होगा हर सरफेस का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, यानी कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा वैल्यू, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे छोटा फ्रिक्शन किसका होगा आपके हिसाब से, वेट मार्बल फ्लोर का होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर जो रफ सरफेसेस हैं उनको पानी द्वारा ढक दिया गया है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग बहुत ही कम होगी, तो वेट मार्बल फ्लोर का सबसे कम फ्रिक्शन होगा, ग्रेट। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसका होगा, सबसे ज़्यादा, दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किसका होगा, टॉवल का होगा, क्योंकि टॉवल के ऊपर तो बहुत सारे रफ सरफेसेस हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टॉवल के ऊपर तो सबसे ज़्यादा रफ सरफेसेस हैं, तो सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा वो टॉवल का होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वेट मार्बल फ्लोर, ठीक है, उसके बाद होगा ड्राई मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर और फिर देखो टॉवल के ऊपर। वैसे इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखो बी में क्या दिक्कत है, सी में क्या दिक्कत है, डी में क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बी वाला, देखो न्यूज़पेपर में सबसे कम फ्रिक्शन बता रहा है, नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है वेट मार्बल फ्लोर का सबसे कम होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद सी देखिए, टॉवल का बता रहा है सबसे कम फ्रिक्शन। देखो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे, ठीक है। तो देखो टॉवल का तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन है, तो इसको पहले ही पहले रखा हुआ है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो डी देखो, वेट मार्बल सही है, ड्राई मार्बल चलो सही है, लेकिन टॉवल यहाँ पर कैसे आ गया भैया, टॉवल का तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, टॉवल को तो लास्ट में होना चाहिए। और ये सारी कंडीशंस कहाँ पर हमें मिल रही हैं, पॉइंट ए में या फिर ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर खत्म होने वाला है, टेंशन ना लें, बस थोड़ी देर की बात और है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। आपकी जो राइटिंग डेस्क है जिसके ऊपर आप पढ़ते हो, आपकी जो टेबल है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, झुक गई है। अब बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, एक बुक इसके ऊपर रखी हुई है जो स्लाइड डाउन करना शुरू हो गई है। अब ये बताओ कि शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। आपको मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट होगा। मान लीजिए मोशन आपका इस डायरेक्शन में है, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नाउ इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार, डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ।
देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं एक डायग्राम। मान लो ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमें बनाना है, ठीक है। अब देखो आपकी टिल्ट हो गई है आपकी डेस्क, तो टिल्ट हो गई डेस्क तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। क्या करेगा? स्लाइड। ये मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आपकी स्लाइड टिल्ट हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, आपकी बुक है, ये आपकी बुक है, ये वाली आपकी बुक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये मोशन करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन? बुक। तो ये आपकी क्या है? मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अपोजिट टू द मोशन, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना देना है। और ये किस चीज़ का एग्जांपल है? कौन से फ्रिक्शन का एग्जांपल है ये वाला? अगर आपसे कोई पूछता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखो। यहाँ पर टिल्ट हो रखा है, हमारे बुक जो है या फिर कॉपी जो है वो नीचे स्लाइड कर रही है। तो कौन सा फ्रिक्शन है डियर स्टूडेंट्स? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ये भी याद रखना है आपको। मतलब देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर यही था कि आपको एक डायग्राम के थ्रू यही समझाना था कि भैया डायरेक्शन क्या होगी। देखो मोशन के अगेंस्ट, ये मोशन की डायरेक्शन है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अगेंस्ट होगी, है ना। ये तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। नाउ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर। आपने सोप से भरा हुआ पानी मार्बल फ्लोर पर गलती से डाल दिया, एक्सीडेंटली। वुड इट बी ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू यू वॉक ऑन द फ्लोर? आपके लिए पानी पर, अब आपके लिए उस फ्लोर के ऊपर चलना आसान होगा या फिर मुश्किल होगा? देखो मार्बल फ्लोर के ऊपर सोपी वाटर डल चुका है, इसकी वजह से मार्बल फ्लोर के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट थी वो ढक जाएंगी, ठीक है। अब वहाँ पर जब आप चलोगे, जो आपके पैर का सरफेस है और जो मार्बल का सरफेस है, उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी। इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा, और जितना कम फ्रिक्शन होगा फिसलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रिक्शन की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये हमें चलने में मदद करता है, हमें बोर्ड के ऊपर लिखने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों में फ्रिक्शन हमें मदद करता है। तो ये फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर गलती से आपने सोपी वाटर को एक्सीडेंटली गिरा दिया है मार्बल फ्लोर के ऊपर तो वहाँ पर आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोपी वाटर की वजह से वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इंटरलॉकिंग ख़त्म हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन स्पाइक वाले शूज़ क्यों यूज़ करते हैं? देखो ग्राउंड का जो उनकी आप बोल सकते हो घास होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एक तरीके से स्लिपरी होती है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप वहाँ पर चप्पल पहन के, स्लीपर्स पहन के जाओगे ना तो आप भी गिर जाओगे। तो वहाँ पर स्पाइक की ज़रूरत पड़ती है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। किसको इंक्रीज़ करने के लिए? फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने से क्या बनती है डियर स्टूडेंट? ग्रिप बनती है। क्या बनती है? ग्रिप। तो वहाँ पर तो डियर स्टूडेंट ग्रिप की ज़रूरत है ही। मतलब उनके जो स्पाइक होते हैं, स्पाइक कंप्लीटली अंदर चले जाते हैं उसकी ग्राउंड की मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से अच्छी पकड़ बन जाती है और वो बहुत ही अच्छी तरह रहते हैं, मतलब गिरते नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। इसकी वजह से चलना और उनकी स्पोर्ट वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उनको करना आसान हो जाता है, इसीलिए स्पोर्ट्समैन के शूज़ में स्पाइक्स लगे होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Iqbal has to put a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. भैया दो बॉक्स हैं, एक है लाइटर मतलब हल्का है, दूसरा है हैवी बॉक्स। दो बॉक्स हैं। अब एक बात बताओ, सेम फ्लोर पर हम उन्हें चला रहे हैं तो ज़्यादा चलाने में दिक्कत किसको होगी? जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको चलाने में ही दिक्कत होगी, ये बात तो आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। देखो लार्जर फोर्स वही लगाएगा जिसको ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करनी है, जिसको ज़्यादा फ्रिक्शन लग रही है। देखो हैवी बॉक्स के केस में क्या होता है ना, जो दो सरफेसेस होते हैं उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग है हैवी बॉक्स के केस में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है? हाई। वेट की वजह से इंटरलॉकिंग होती है जो सरफेसेस के बीच में, वो इंक्रीज़ हो जाती है और फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका बॉक्स हैवी है, यानी कि सीमा को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, सीमा को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका बॉक्स हैवी है। हैवी होने की वजह से जो आपका मार्बल का फ्लोर है या फिर जिस भी सरफेस के ऊपर उसको रखा गया है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में बॉक्स के और उस सरफेस के जो मतलब आपका है जिसके ऊपर उसे चला रहे हैं, उनके बीच में अच्छी खासी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस क्यों होता है? देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो, दोबारा मेरे को समझाना पड़ेगा, लगता है डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखो, मान लो अगेन हम लेते हैं एग्जाम्पल इस स्लोप का, ठीक है, और यहाँ पर हम बना देते हैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया।
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बॉक्स जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसके सरफेस और इस स्लाइडर के सरफेस के बीच के जो इंटरलॉकिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके जो पूरा ये सरफेस है ना, ये कॉन्टैक्ट में है नीचे वाला, मतलब सरफेस इसका ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। वहीं पर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इसको रोलिंग फ्रिक्शन के केस के लिए बनाऊँ, रोलिंग फ्रिक्शन में मान लीजिए हम एक बॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि बॉल ले लेते हैं, ये वाली बॉल। अब आपको पता है बॉल होती है वो आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी, ठीक है, बॉल आगे मूव करती रहेगी। अब यहाँ पर जो बॉल का और इस सरफेस का, मतलब इसका स्लाइडर या फिर जो भी आपका ये सरफेस है बॉल का और जो ये वाला सरफेस है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इस केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ना, क्वेश्चन कुछ और था, मैंने शायद कुछ और तक एक्सप्लेन नहीं कर दिया, रुको। यहाँ पर कह रहा है वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा अलग एक्सप्लेन कर दिया, पर कॉन्सेप्ट वही है। देखो हो क्या रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो मैंने आपको स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग बता दिया, यहाँ पर पूछा है स्टैटिक और स्लाइडिंग। देखो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमें करना है एक बॉक्स बनाना, ये बना दिया मैंने एक बॉक्स, ठीक है। ये बना दिया मैंने एक बॉक्स। अब यहाँ पर इस बॉक्स को मैंने रख दिया है एक और बॉक्स के ऊपर या फिर एक सरफेस के ऊपर, मतलब दो बॉक्स आपस में रखे हैं, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ये हमारा ए बॉक्स है, ये हमारा बी बॉक्स है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच की इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा है बीच में सरफेसेस के। अब यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो रखी है, कोई मोशन नहीं हो रहा। तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। कौन सा हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनके बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। वहीं पर अगर हम बनाते हैं एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस, देखो ये स्लाइडिंग का बना रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बॉक्स ले आता हूँ दोबारा से, और ये भैया हम बॉक्स ले आए। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बॉक्स ले आ चुके हैं, ये हमारा ए बॉक्स है, ये हमारा बी बॉक्स है, ठीक है। अब ये नीचे मूव करेगा। देखो यहाँ पर स्लाइडिंग के केस में क्या हो रहा है, इस वाली स्लाइडिंग में ये लगातार मूव कर रहा है हमारा बॉक्स सरफेस के ऊपर, सरफेस ए के ऊपर हमारे बॉक्स का सरफेस लगातार मूव कर रहा है, इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा रुकने का, यानी कि इंटरलॉकिंग यहाँ पर लेस होगी, लेस इंटरलॉकिंग होगी। लेस इंटरलॉकिंग होगी तो यहाँ पर फ्रिक्शन कैसा होगा? लेस होगा, थोड़ा सा लेस होगा व्हेन कंपेयर टू स्टैटिक। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कैसे होता है। अगर मतलब इन केस आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गिव सम एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ एज फ्रेंड एंड फो। मतलब हमारा दोस्त और दुश्मन कैसे है? फ्रेंड का मतलब दोस्त, फो का मतलब दुश्मन। देखो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, हमें बोर्ड के ऊपर लिखने में मदद करता है, हमें चलने में मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक क्यों भैया? फ्रिक्शन हमारी मटेरियल को तोड़ देता है, चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है ना। फ्रिक्शन नहीं होता तो जो हमारे जितने भी इंडस्ट्री के मटेरियल होते हैं ये टूटते नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो ख़राब होते हैं। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपको। बाकी मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, इधर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आपका दोस्त और दुश्मन है। इनको नोट डाउन कर लें, इनको समझने में ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बहुत फ़नी ये वाला होता है कि अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं होता और आपने किसी बॉल को रोल करवाना शुरू कर दिया किसी सरफेस के ऊपर, तो पूरी ज़िंदगी वो रोल ही करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन चीज़ों को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप भी खुद से भी लिख सकते हो, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट जैसा है नहीं, ये तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, इधर उधर वर्ल्ड में आपको देखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। जो इस फ्लूइड्स में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, फ्लूइड्स यानी कि गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मुझे बताओ कि उनकी स्पेशल शेप क्यों होती है? उनकी शेप होती है वी शेप। कौन सी होती है? वी शेप। इसीलिए होती है ताकि वो उस फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग होता है, क्या होता है? ड्रैग। फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका स्पेशल नाम होता है ड्रैग। फ्लूइड के अंदर लगने वाला जो ड्रैग है इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको कम किया जा सके, इसीलिए उनके ऊपर क्या होते हैं? स्पेशल शेप्स होती हैं। अब देखो कम अगर वो फोर्स लगाएंगे, अगर वो इन स्पेशल फोर्स की वजह से, इन स्पेशल शेप की वजह से कम फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कम फोर्स, लेस फोर्स लगाएंगे, तो एनर्जी सेव होगी। क्या होगी? एक सेकेंड, तो एनर्जी सेव होगी। तो इस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी सेव होगी। तो आपको क्या लिखना है कि टू ओवरकम द ड्रैग इन द फ्लूइड्स एंड टू सेव एनर्जी दे हैव स्पेशल शेप्स,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर का क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, सारा मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत है अगर आपको फिर भी कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको कमेंट्स में समझा दूंगा। बाकी ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, एक बार एनसीईआरटी को रीड ज़रूर कर लेना डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, क्लास 8 के ऊपर ही आएगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।